एक मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिलता है और लड़की इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली पहुंचती है। उसके साथ ऐसा दुष्कर्म, इस तरीके से उसका रेप किया जाता है जो वो सोच भी नहीं सकती। मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफर पाके लड़की दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली के दफ्तर में जब जाती है तो वहां का चपरासी आता है और पूछता है, मैडम क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी। लड़की कुछ समझ नहीं पाती है, कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि इंटरव्यू के टेंशन की वजह से घबराई हुई होती है। थोड़ी देर बाद फिर से रिपीट करता है चपरासी, मैडम क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी। लड़की कहती है कि जो आप अच्छा बनाते हैं वही आप मुझे पिला दीजिए। वो कहता है, नहीं मैडम, आप अपने हिसाब से बताइए, जो आप बोलेंगी मैं वो बना दूंगा। लड़की कहती है, आप मुझे चाय ही पिला दीजिए क्योंकि इंटरव्यू का टेंशन है, और कड़क चाय पिलाइए। चपरासी चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो चाय लेके आता है। लड़की चाय पीती है और चाय पीने के बाद लड़की को जब होश आता है तब उसके सामने एक अर्धनग्न बिना कपड़ों का अर्ध उम्र वाला व्यक्ति उसके सामने होता है, और वो बेड पर अपने आप को नग्न बदन पाती है। शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक उसके सामने दूसरा व्यक्ति आता है और उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लड़की अपने आप को छुड़ाने की लाख कोशिश करती है लेकिन छुड़ा नहीं पाती है, क्योंकि उसके बॉडी में जो केमिकल मिला होता है उस केमिकल की वजह से उसके अपने ही बॉडी पर अपना जोड़ नहीं चलता, और उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया जाता है, उसका लगातार रेप किया जाता है। लड़की के जुबानी पता चला कि वो 15 लोगों तक उसने काउंटिंग किया था कि 15 लोगों ने मेरे साथ मेरा रेप किया। उसके बाद मुझे याद नहीं, मैं काउंटिंग करना भूल गई। और ये कहानी जब वहां से बाहर आती है तो राजधानी ही नहीं, पूरा प्रदेश हिल जाता है, पूरा एरिया, पूरा दिल्ली से सटे जितने भी एरिया हैं सब जगह खलबली मच जाती है। यहाँ तक कि लड़की जिस प्रदेश की होती है उस प्रदेश में भी हलचल मच जाता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज से तक। आज एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कोई इतनी क्रूरता से किसी लड़की के साथ दुष्व्यवहार कर सकता है। लड़की जब पीने के लिए पानी मांगती है तो उसे पानी की बजाय मारा जाता है। लड़की जब खाना मांगती है तब भी उसको मारा जाता है, और उसे सिर्फ केमिकल के दम पर उसको उत्तेजित किया जाता है ताकि लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में वो किसी तरीके का परहेज ना करे। खाने की जगह पर उसे सिर्फ केमिकल दिया जाता है, नशा दिया जाता है। यह कहानी एक ऐसी घटना है, दिल्ली की कहानी है। दिल्ली के कमला मार्केट, आपने नाम सुना होगा, जीबी रोड की है, कोठा नंबर 68। जी हाँ, वहां की ये कहानी है जहां एक लड़की का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है। लोग उसके लिए पागल हो जाते हैं, और कुछ दिन तक उसके साथ ऐसा चलता है। उसके बाद उससे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो व्यक्ति अचानक उस लड़की के भाई को फोन करता है और गुमनाम कॉल से फोन करता है। बताता है कि क्या आप रानी के भाई बोल रहे हो। रानी एक काल्पनिक नाम है, मैं उनका नाम आपके सामने शो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी दिक्कत परेशानी हो सकती है। एक काल्पनिक नाम है कि क्या आप रानी के भाई बोल रहे हो। सामने वाला बोलता है कि जी हाँ, मैं रानी का भाई बोल रहा हूँ। ये कहता है, आप अपनी बहन को आके बचा लो। दिल्ली के कमला मार्केट जीबी रोड में एक एरिया है, जीबी रोड कोठा नंबर 68 में आपकी बहन है, आप उसे बचा लो। और फोन कट हो जाता है। जब तक ये कुछ पूछ पाता तब तक वो फोन कट हो जाता है। लड़का आनंद फानन में सीधा अपने फैमिली, अपने परिवार के पास जाता है और इस कॉल के बारे में अपने परिवार को बताता है। परिवार वाले बिना देरी किए उस लड़के को दिल्ली भेज देते हैं। लड़का दिल्ली आता है और इस नंबर पे, जिस नंबर से फोन आया था, ये फोन अगस्त 2019 के पहले हफ्ते में आता है। लड़का वहां पहुंचने के बाद उसे फोन करता है कि भाई आप एक बार मुझसे मिल लो, इसके बाद दोबारा आपको मिलने के लिए नहीं बोलूंगा, बाकी मुझे एक बार आप मिल लो। किसी तरीके से रिक्वेस्ट करने के बाद वो व्यक्ति उससे मिलता है। वो व्यक्ति भी कलकत्ता का ही होता है और ये लड़का भी कलकत्ता में ही काम कर रहा होता है। इस वजह से दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं जी, क्योंकि कलकत्ता वेस्ट बंगाल का जो भाषा है वो दोनों भाषा जानते हैं, और दोनों उसी भाषा में बात करके और इस कहानी के बारे में बात करते हैं कि आपको कैसे पता चला। उन्होंने बताया कि मैं लगातार वहाँ जाता हूँ और वहाँ जाने के बाद
उस लड़की से, रानी से मेरी मुलाकात हुई। रानी ने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, 3-4 दिन से मैं 3-4 बार जाके आ चुका हूँ। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक कॉल मेरे भाई को कर दीजिए, लेकिन मुझे टेंशन थी कि अगर ये बात इन लोगों को पता चले तो ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप मेरे बारे में ज़िक्र मत करना, ताकि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये लड़का इसका बहुत ही धन्यवाद देता है और ये कुछ समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी बहन को बचाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर किसी तरीके से इसके दिमाग में आता है, कोठा नंबर 68 पे पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद ये वहां की जो मालकिन होती है उससे ये कहता है कि मैं भी किसी लड़की के साथ अपना समय बिताना चाहता हूं, लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए। कोठे की मालकिन अपने जितने भी स्टाफ है सबको बुलाती है, सबको दिखाती है, लेकिन ये नेग्लेक्ट करते जाता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। लास्ट में एक लड़की बोलती है कि मेरे पास एक नई मालकिन बोलती है कि मेरे पास एक नई लड़की आई है जो कि 2-2.5 महीने पहले ही आई है, उसे इनको दिखाओ। लेकिन सामने से बताया जाता है कि वो लड़की किसी कस्टमर के साथ बिजी है, तो वो अभी नहीं मिल सकती। अगर उससे मिलना है तो आपको इंतजार करना होगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। लड़का मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है और इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद जब वो रानी सामने आती है, दोनों बहन भाई जब एक दूसरे के सामने होते हैं, वो पल, वो क्षण मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। क्योंकि लड़की अपने भाई को सामने देख के नजरों से शर्माती है, लेकिन मजबूरी यह है कि वो अपनी शर्माहट, अपने अंदर का दर्द पब्लिक के सामने, वहां उन लोगों के सामने बयान नहीं कर सकती है, ताकि सामने मेरा भाई खड़ा है, अगर ये बात पता चल जाता तो कोठा की मालकिन उसे जान से मार देती और दोनों को मार देती। इस वजह से लड़की बेचारी शर्माई हुई नजर झुकाए खड़ी होती है। लड़का कहता है मुझे यही लड़की चाहिए। लड़का वहां पैसा जमा करके अपने बहन के साथ जाता है। बहन भाई के गले लग के रोने लगती है, भाई उसका मुंह दबा देता है और दोनों एक दूसरे का मुंह दबा के चुपचाप वहीं घर में रो लेते हैं, ताकि अगर आवाज बाहर जाए, मालकिन को पता चल जाए, तो फिर कहानी कुछ और ही हो जाए। अब यहाँ लड़का समझ नहीं पाता है कि मैं अपने बहन को यहाँ से कैसे निकालूं। बहन से भी बात करता है, काफी देर बात करता है। बात करते करते थोड़ी देर बाद दरवाजे पे खटखटाहट होती है कि आपका समय खत्म हो गया, आप बाहर निकलिए। लड़का बाहर नहीं निकलता है। थोड़ी देर बाद फिर खटखटाया जाता है दरवाजा और कहा जाता है कि आप कमरे से बाहर निकलिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। लड़का अंदर से ही आवाज देता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए तैयार हूँ। दोनों बैठ के बहन भाई तैयार करते हैं एक मैप की कैसे यहाँ से निकला जाए। फिर अभी भी कुछ समझ नहीं आता, ज्यादा जोर दबाव देने के बाद लड़का वहां से चला जाता है और लड़का फिर अगले दिन कस्टमर बन के यहाँ पे आता है। उस दिन उसे कहीं से पता चलता है कि आप यहाँ अगर पुलिस वाले के पास जाओगे तो पुलिस वाला हो सकता है इससे मिला हो और हम दोनों भाई बहन यहाँ से कभी ना घर जा पाए। तो उसकी बहन ही बताती है कि यहाँ के महिला अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल DCW यानी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष हैं। इनके पास जाने की बात करता है। जब ये लड़का वहां पहुंचता है तो वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात किरण नेगी से होती है। किरण नेगी जो कि DCW की मेंबर होती हैं, उनसे अपनी बहन के बारे में जितनी जो भी हुई हैं घटनाएं, सबकी कहानी बताती है। और कहानी बताने के बाद ये किरण नेगी स्वाति मालीवाल से बात करती हैं। स्वाति मालीवाल सारी कहानी सुनती हैं। सारी कहानी सुनने के बाद वो भी अपना अहम भूमिका निभाते हुए DCP को फोन लगाती हैं। DCP मंजीत सिंह रंधावा। DCP मंजीत सिंह रंधावा से बात करने के बाद 9 अगस्त 2019 का प्लान तय होता है कि 9 अगस्त 2019 को तुम जाना और अपनी बहन के साथ ही रहना, वहां से निकलना मत, क्योंकि अगर उनको जरा से भी भनक लगेगी तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। 9 अगस्त 2019 को वहां पे छापेमारी होती है। छापेमारी में वहां से लड़की और उसका भाई बरामद होता है, उसे बाहर लेके आया जाता है। ये खबर जब अखबार में फैलती है तो जनता इसकी तारीफ करती है, लोग बहुत खुश होते हैं, एक अलग ही लहर चलती है और लोग DCP और DCP के साथ स्वाति मालीवाल, किरण नेगी सबकी तारीफ करते हैं। और न्यूज में एक लाइन लिखी जाती है कि भाई ने बहन को बहुत ही खूबसूरती से बचाया। और वो लेके आते हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज होता है। धारा 370 और 76
109-34 के तहत एफआईआर होती है। एफआईआर में कोठे की मालकिन को गिरफ्तार किया जाता है और 8 जून 2010 को लड़की अपने घर से निकली थी यहाँ जॉब के लिए। वहाँ 10 जून 2010 को कलकत्ता में भी एक एफआईआर हुआ, गुमशुदगी का एफआईआर किया गया होता है परिवार वालों के द्वारा। उस एफआईआर को भी वापस लिया जाता है और लड़की अपने घर चली जाती है। इस कहानी से मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है कि मल्टीनेशनल कंपनी का जो ऑफर मिला था इस लड़की के अपने ही जिगरी दोस्त ज्योत्सना के माध्यम से मिला था। ज्योत्सना ने ही बताया था कि मुझे एक ऑफर आया है दिल्ली से जिसमें 1 लाख रुपए महीने मिलने वाले हैं और यहाँ 35,000 मिलता है, मेरे फैमिली वाले मुझे वहां जाने नहीं दे रहे। लेकिन ये पैसे की लालच में रानी दिल्ली चली जाती है और वहां जाके इसके साथ क्या हादसा होता है सब मैंने आपको बता ही दिया। तो मैं इस कहानी के माध्यम से अपने दर्शकों को, अपने जितने भी सुनने चाहने वाले हैं, सबसे ये बताना चाहता हूँ, ये शेयर करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप सचेत रहें। कभी भी कोई ऑफर अगर आपके सामने आपके हिसाब से अगर ज़्यादा मिलने लगे तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ गलत है, क्योंकि आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, आपके ज्ञान के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। जितनी आपको नॉलेज होती है, अगर नॉलेज से ज़्यादा कोई आपको ऑफर देने लगे तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ है। इसलिए सचेत और सावधान रहें। अब मिलते हैं अगले कहानी के साथ। नमस्कार।